ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को लेकर उठाए गए मुद्दे के निपटारे के बाद भी मनपा चुनाव में देरी हुई। इस बीच ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में फरवरी में अकोला मनपा चुनाव का बिगुल बजेगा। उसी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। राज्य में 26 में से 14 नगर निगम का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार को कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ठीक उसी कालावधि में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। नगर निगम ने प्रभाग रचना की प्रक्रिया पूरी की और बिना ओबीसी आरक्षण के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए भी ड्रॉ निकाला। इसी दौर में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू होने के कारण ओबीसी का आरक्षण मंजूर कर नया आरक्षण ड्रॉ निकाला जाना था। इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया, इसलिए चुनाव में देरी हुई। अब चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट अपडेट करने और प्रशासनिक यंत्रणाओं में चल रही हलचल को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी माह में नगर निगम आम चुनाव कराए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अमरावती पुणे अमरावती के बीच स्पेशल ट्रेन की 44 फेरियां शुरू करने का फैसला किया है। इसके अनुसार पुणे अमरावती द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन शुक्रवार और रविवार को पुणे से 16 दिसंबर से 26 फरवरी तक चलेगी, जिससे अकोला वासियों को राहत मिली है। अकोला से पूर्णा, परभनी, परली, लातूर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। स्पेशल ट्रेन की 44 फेरे बढ़ने से अन्य ट्रेनों पर भार कम होगा। पुणे अमरावती द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार और रविवार को पुणे से रात 11:50 पर रवाना होकर दौंड, लातूर, परली, परभनी, पूर्णा, वसमत, हिंगोली, वाशिम, अकोला होते हुए अगले दिन शाम 5:30 पर अमरावती पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01440 अमरावती पुणे द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक अमरावती से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को शाम 7:50 पर प्रस्थान करेगी और अकोला, वाशिम, हिंगोली, वसमत, पूर्णा, परभनी, परली, लातूर, दौंड होते हुए अगले दिन शाम 4:20 पर पुणे पहुंचेगी। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 7.5 किलो गांजा बरामद किया है। मलकापुर के पुलिस निरीक्षक विजय सिंह राजपूत को गांजा तस्करी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुक्ताई नगर रोड के पास पंचायत समिति के सामने 2 व्यक्तियों को संदिग्ध स्थिति में देखा, लेकिन पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा कर उनको पकड़ा और उनकी बैग की तलाशी ली। बैग में करीब 7.5 किलो गांजा बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने शाह सादिक महबूब और शेख कादर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अकोला जिले के नेर धामना पूर्णा बैरेज नंबर 2 सहित काठीपाठी बैरेज के अधूरे काम के कारण खारे जल भूमि में किसानों को हर साल सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से अकोला जिला जल सिंचाई संघर्ष समिति ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और चेतावनी दी है कि जिले के सभी बैरेज के अधूरे कार्यों को शीतकालीन सत्र तक पूरा किया जाए, अन्यथा जिला जल सिंचाई संघर्ष समिति की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति के अकोला जिला जल सिंचाई संघर्ष समिति के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष महादेवराव भुईभार ने कहा कि जिले में बैरेज बनाने की घोषणा वर्ष 2009 में की गई थी और तत्कालीन सरकार ने कहा था कि 2012 तक काम पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी भी जिले में बैरेज के कार्य अधूरे है। नेरधामना पूर्णा बैरेज क्रमांक 2 का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पंप हाउस व पाइपलाइन का कार्य अधूरा है। साथ ही काठीपाठी पर बैरेज का काम भी अधूरा है। इस बारे में कई बार निवेदन दिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। चेतावनी दी है कि बैरेज का काम पूरा किया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में संघर्ष समिति के अध्यक्ष महादेवराव भुईभार, उपाध्यक्ष शिरीष धोत्रे, सचिव प्रदीप कठोकी उपस्थित थे। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मैंडूस के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा तक पहुंचने की उम्मीद है। इस तूफान की वजह से केवल तटीय राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना है। नागपुर में भी बादल छाए रहने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। ऐसे ही अधिकांश जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी पर उमड़ रहा चक्रवात मैंडूस अगले कुछ घंटे में ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा से टकरा सकता है, जिससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार है।
वैसे इस चक्रवात तूफान की वजह से केवल दक्षिण के राज्य ही नहीं बल्कि विदर्भ के आसमान में भी बादल छाए हुए हैं। इन बादलों की वजह से नागपुर समेत पूरे विदर्भ में तापमान में भारी गिरावट आई है। नागपुर का न्यूनतम तापमान जो 15 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा था, वो गुरुवार को 10.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। 24 घंटे में 5.8 डिग्री तापमान कम हुआ है, जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। ऐसे में बादलों की वजह से दिन के समय का अधिकतम तापमान भी कम हुआ है। ऐसे ही विदर्भ के अन्य जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। विदर्भ में गोंदिया जिला सबसे ठंडा रहा। गोंदिया का पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अकोला का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 13.1 डिग्री सेल्सियस, बुल्ढाना का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर का 14.2 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली जिले का 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वही वर्धा जिले का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, वाशिम का 13.5 डिग्री सेल्सियस और यवतमाल का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इस मौसम का ये सबसे ठंडा दिन है। बादलों के छटने के बाद ठंड और भी बढ़ सकती है। भारी बारिश और महामारी के बीच कपास को किसान बाजार में लेकर आए, लेकिन अब अकोट कृषि उपज मंडी समिति में कपास की खरीद बंद होने से किसान फिर संकट में है। मंगलवार 6 दिसंबर को कपास की खरीद बंद कर दी गई थी, क्योंकि मार्केट कमेटी द्वारा बार्गेनिंग बार पर एक नोट लिखने से मना करने के बाद व्यापारियों ने सौदा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि हल्का माल वापस किया जाना चाहिए। समिति के सचिव ने बाजार क्रय विक्रय विकास एवं विनिमय अधिनियम 1963 के तहत व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी तरह इस विवाद में किसान पैनल की एंट्री होने से उन्होंने व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार 9 दिसंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ सेवा फाउंडेशन ने किसानों को समर्पित वक्तृत्व के लिए छत्रपति करंदक का आयोजन किया। इस साल की ट्रॉफी परभणी के खाते में गई। वही छात्र मंदार गोविंद लटपटे छत्रपति करंदक 2022 के विजेता बने हैं। प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के ठाकरे सभागार में किया गया। महाराष्ट्र के अकोला में सामाजिक कार्य में अग्रणी साथ सेवक फाउंडेशन की ओर से साल 2021 से छत्रपति करंदक राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। किसानों को समर्पित छत्रपति करंदक का उद्घाटन किसान अंसार कुरैशी ने किया। पारधीपाड़ा में जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा का कार्य करने वाले साहेबराव राठौड़ उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से वक्ताओं ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता के विजेता मंदार गोविंद लटपेटे प्रफुल्ल तोताराम माली को प्रथम पुरस्कार 7,001 नगद और ट्रॉफी दी गई, जबकि दूसरे स्थान पर धर्मेश साहेबराव रहे। यश रविंद्र पाटिल 5,000 नगद बैज। तीसरा स्थान श्रुति अशोक बुरास्ते 3,001 नगद पुरस्कार। चौथा नंबर संकेत कृष्णा पाटिल 2001 सम्मान चिन्ह। रोहन नामदेव चौहान और वैष्णवी संतोष हागोन को प्रोत्साहन के रूप में 501 नगद और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता किसान मार्तंड राव वामन राव भिसे ने की, जबकि किन्नर समुदाय की प्रतिनिधि सिमरन अम्मा, बुल्ढाना की गौरी अशोक थोराट की प्रमुख उपस्थिति थी। सूर्यनारायण मावळतीला जात होते. मावळतीला जात असताना सूर्यनारायणाच्या चेहऱ्यावर मात्र कुठली तरी चिंता स्पष्ट जाणवत होती. तेव्हा न राहून एका पंथीने सूर्याला विचारले, हे सूर्यनारायणा, तुम्ही चिंतातूर का आहात? तेव्हा सूर्यनारायण सांगायला लागतात की मी आता मावळणार आणि या प्रकाशमान जगावर अंधाराचे साम्राज्य पसरणार. उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे. स्त्री ही एक मनुष्य असते, तिला सुद्धा तिचं आयुष्य असते. स्त्री ही एक मनुष्य असते, तिला सुद्धा तिचं आयुष्य असते. तुळवली तर नागिन असते, दिवसली तर वाघीण असते. तान्ह्या बाळाचे बीज असते, कळाळली तर बीज असते आणि तिच्याच गर्भात भविष्याचं बीज असते. तिच्याच गर्भात भविष्याचं बीज असते. आज अकोल्यातील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामधील ठाकरे सभागृहामध्ये छत्रपती करंडक राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन खुल्या वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन सात सेवक फाउंडेशनच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे. कारण की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणारा राजा म्हणून ज्या राजाकडे पाहिलं जातं आणि आज देशामध्ये सुद्धा तेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मग स्त्रियांपासून तर शेतीपर्यंत आणि आरोग्यापासून तर इथल्या व्यवस्थेपर्यंत शाळा शिक्षणापर्यंत अनेक विषयांवरती संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुण येऊन इथे आपले विषय मांडणार आहेत, आपले विचार व्यक्त करणार आहेत. आणि म्हणून हे तरुणांना
मुक्त विचार मांडण्यासाठीचे एक संधी देण्यासाठीची वक्तृत्व स्पर्धा आहे छत्रपति करंडक। अमरावती में नांदगांव पेट फ्लाईओवर पर एक एसटी बस का एक्सीडेंट होकर किनारे पर जा अटकी थी। इस हादसे में चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। हालांकि गंभीर रूप से घायल वाहक के इलाज के दौरान मौत हो जाने से दुख व्यक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग जाम होने से हादसा हुआ है। नागपुर डिपो की औरंगाबाद नागपुर एसटी बस बुधवार शाम 6:30 बजे के बीच अमरावती बस अड्डे से नागपुर के लिए रवाना हो रही थी। जैसे ही ये बस 7 बजे के बीच नांदगांव पेट फ्लाईओवर पर पहुंची, बस का स्टीयरिंग जाम हो गया और दुर्घटना के कारण बस किनारे पर फंस गई। इस हादसे में बस के सामने बैठा 41 वर्षीय गजानन वाकपांजर सीधे बस से नीचे गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बस चालक केशव धोटे भी गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद 32 यात्रियों को लेकर जा रही एसटी बस फ्लाईओवर पर लटकी हुई थी। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर ये बस नीचे गिरी होती तो एक पल में बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की कामयाबी पर विधायक रवि राणा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी, शाह और फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। आज गुजरातचा निकाल हा मोदीजी, अमित शाहजी आणि आमचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी या सगळ्यांच्या मेहनतीतून एक पुन्हा गुजरातमध्ये इतिहास रचवलेला आहे आणि मोदीजींचा करिश्मा संपूर्ण देशामध्ये, संपूर्ण वेगवेगळ्या राज्यामध्ये त्यांच्या विकासाच्या माध्यमातून, काम करण्याच्या शैलीतून गुजरातने एक मोठं उदाहरण या देशाला दाखवलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे या देशामध्ये 2024 मध्ये लोकसभा सुद्धा ज्या पद्धतीनं बहुमत, प्रचंड बहुमताने गुजरातमध्ये विधानसभेमध्ये निवडून आले, त्याचप्रमाणे लोकसभेमध्ये सुद्धा हाच लीडर तुम्हाला दिसेल आणि महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये, अमित शहाजींच्या नेतृत्वामध्ये, देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढाकाराने आणि देवेंद्र फडणवीसच्या सुद्धा नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा गुजरातसारखा रिझल्ट हा महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेमध्ये आपल्याला दिसेल आणि जे आघाडी आहे त्याची पूर्ण बिघाडी झाली आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि सगळ्यांचं सुफळा साफ येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये होईल आणि एक बहुमताने एक तर्फा भाजपचा झेंडा या महाराष्ट्रामध्ये फहरेल। नई दिल्ली में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में किसानों की फसल बीमा को लेकर सवाल उठाया और सरकार का ध्यान खींचा। फसल बीमा कंपनियां अपने फायदे के लिए दमकारी नियम और शर्तें लाकर केंद्र सरकार और किसानों को धोखा दे रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए नवनीत राणा ने मांग की है कि केंद्रीय कृषि विभाग सख्त कदम उठाए, ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसानों को सीधा लाभ मिले। फसल बीमा योजना, ये जो केंद्र सरकार किसानों के लिए जो योजना लाई है सर, इसमें आपने अगर किसानों से डायरेक्टली हम जब बात करते हैं तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ही उसमें आती हैं। एक तो 72 आवर्स में जाके आपके नुकसान जहाँ पर हुआ उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप पहले कंपनियों को भेजिए, जहाँ इंटरनेट चलता है, हमको कनेक्शन मिलता है, वहाँ से तो फ़ोटो भेज दिए जाते हैं, पर आप एक जगह बोलते हैं घरकुल इसलिए कैंसिल किया जाता है क्योंकि इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। और किसान अगर एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन चलाता है और उसके बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो 72 घंटे में जाकर वो अपनी फसल की फ़ोटो नहीं भेज पाता है, कंपनियों को नहीं पहुंच पाता है। फसल बीमा में सर 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों का मुद्दा है और जहां हमारी सरकार उन्हें बहुत मदद करना चाहती है, इसलिए ये योजना का लाभ डायरेक्टली उनको पहुंचना चाहिए, पर उसमें इतनी त्रुटियां हैं कि उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली वो बेनिफिट कंपनियों को हो रहा है, किसानों को नहीं हो रहा है सर। किसान अगर 50,000 भरते हैं, लाख रुपया भरते हैं, 1.5 लाख रुपया भरते हैं, उसके रिटर्न में शून्य पैसे उन्हें मिले जा रहे हैं। तो इसके लिए इस पर डिस्कशन करके इसकी त्रुटियां निकालना बहुत ज़रूरी है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।